अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कंपनी का शासन, है ना। हमने स्टार्टिंग करी थी एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर, भारत की राज्य व्यवस्था जो हमारा है बुक, उसके लेखक कौन है, एम लक्ष्मीकांत, है ना। बहुत सारा पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग करी थी हमने, और हमने कंपनी का शासन पूरा खत्म कर लिया था। हमने खत्म कर लिया था मतलब वो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने खत्म किया था, हमने पढ़ के उसे खत्म कर लिया, ठीक है। फिर हमने स्टार्ट कर दिया ताज का शासन। ताज का शासन का मतलब क्या है, क्राउन, है ना। जो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, तो कुछ ऐसे लोग थे ना जिनके सर पे ताज था। बताऊं कुछ इसके बारे में, या तो पता ही है बच्चे। ताज का मतलब ये नहीं कि हमारा वाला वो ताज का मतलब है तो महारानी विक्टोरिया जैसे लोग, उनसे है ताज का लेना देना आजकल, है ना। 1858 भारत सरकार अधिनियम हुआ, ठीक है। ताज के शासन में पहली बार जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि 1857 का, ये क्या था, 1857 का जो विद्रोह था उसके आसपास की चीज थी, क्योंकि जैसे 1857 का विद्रोह हुआ और ऐसे 1858 में ये अधिनियम आया, तो इसलिए स्वतंत्रता, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ये तभी के आसपास स्टार्ट हुआ था। सिपाही विद्रोह भी हुआ था, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ सिपाही विद्रोह क्या था, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, हमने हर अधिनियम की कुछ विशेषताएं पढ़ी है, चाहे वो चार्टर, अभी तक चार्टर पढ़े, हमने एक्ट पढ़े, उन सबकी विशेषताएं पढ़ी है। तो ये सब अधिनियम की विशेषताएं पढ़ते हैं, ये सारी क्या लिखी हुई है, विशेषताएं लिखी हुई है, ठीक है। पहली विशेषता पढ़ लेते हैं हम, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। हमने पहले ही पढ़ा था, रिमाइंड कराने की जरूरत है कि पहले बंगाल में क्या होते थे, गवर्नर होते थे। जो सबसे पहले गवर्नर कौन थे वहां के, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये पढ़ा था ना। उसके बाद क्या किया उन्होंने, नाम बदला, अगला एक्ट लाए, उसमें क्या कर दिया कि जो गवर्नर थे उनका नाम कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम, उसके बाद तो ये भी किया था कि भारत के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने एक नया चेंज किया कि जो गवर्नर जनरल बनाया गया था ना, उसका नाम बदलकर उन्होंने भारत का वायसराय कर दिया, ठीक है। और सबसे पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने भारत के प्रथम वायसराय। दूसरी की विशेषता क्या है, शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी, यानी कि जो वहां पे कुछ जैसे क्या था, कंपनी भी शासन कर रही थी, कंपनी आई, कंपनी ने कब्जा किया और कंपनी कुछ राज्यों को संभालने लग गई, जैसे कि बंगाल, उड़ीसा, असम, उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, वहां की दीवानी ले ली थी, वहां का राजस्व तो वो लोग संभालने लगे थे। तो वो सारी चीजों को क्या, एक तो इनका हो गया शासन। दूसरा क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तो भेजा था कंपनी को, उनके थ्रू ही तो आए, उनकी ही तो थे वो कंपनी, उन्हीं की तो थी। तो वहां पे क्या हो गया, दो शासन हो गया, जैसे आज के समय में है ना, हमारे यहाँ कैसे शासन प्रणाली है भारत देश में, है ना। तो अब क्या कर दिया इन्होंने, कहा कि इन्होंने बोल दिया था ना कि अब क्या होगा, कंपनी हमसे पूछे बिना ना ही किसी से रिश्वत लेगी, ना ही किसी से गिफ्ट लेगी, किसी भी भारतीय से, ना ही किसी भारतीय से राजस्व वसूल करेगी। इन्होंने कहा कि अब तुम्हारा खत्म, अब हम करेंगे, यानी कि तुम्हारा राज नहीं होगा, जो कंपनी शासन कर रही थी उसका राज न होगी, अब मेरा राज होगा। ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली खुद का शासन करा, ठीक है। तो द्वैत शासन प्रणाली तो समाप्त हो गई क्योंकि उन्होंने खुद के अंडर ले ली ये सारी चीजें। तीसरा क्या हुआ, नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन, यानी कि क्या हो गया कि अब एक नया पद उन्होंने बनाया, एक नया पद का सृजन किया गया। मच्छर है क्या यहाँ पे, मच्छर काटता है ना, अच्छा मच्छर नहीं काटता है, कौन काटता है, मच्छरनी। ये सवाल सबका बड़ा फेवरेट होता है कि मच्छर नहीं काटता है, मच्छरनी काटती है ना। वैसे मच्छर क्या खा पी के जीता है, कुछ पता है, मच्छर तो बेचारा सीधा साधा होता है यार, फूल पौधे पत्ते इनके रस पी के जी लेता है, मच्छरनी खून पीती है खून पीती है, अच्छा आई थिंक यहाँ पे मच्छर था। चलो ठीक है, जोक सपाट। नए पद कहा, नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन हुआ था, एक नया पद का सृजन किया गया था, जो कौन था, भारत का राज्य सचिव। और सचिव ब्रिटिश का कैबिनेट का सदस्य और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। जो सचिव बनया, जो सृजन किया गया एक नए पद का, वो क्या था, जो सचिव था वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता था, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। अगर जैसे हमारे यहाँ कौन होता है, एमपी, एमएलए, ये सब क्या होते हैं, किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं, आगे पढ़ाएंगे सही से तुमको इसके बारे में। तो ऐसे ये जो था, ये क्या था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, जो यहाँ पे बनाया गया था ना मुख्य सचिव, नया राज्य सचिव बनाया गया था, नया पद बनाया गया था राज्य सचिव का। वो एक तो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और दूसरा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी कि उसको
अगर कुछ गलत करता है सही करता है तो उसके प्रति उत्तरदायी होगा, इसको जवाब देना पड़ेगा। किसको? सचिव को। किसको देगा जवाब? संसद को। हमारी संसद को नहीं, ब्रिटिश की संसद को। हाँ, क्योंकि ये तो पहले का टाइम, अंग्रेजों का टाइम तो हमारी संसद थी नहीं, ब्रिटिश की संसद चल रही थी हमारे पास। फिर क्या, भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 अब उन्होंने क्या सोचा कि भारतीय सचिव का पद तो बना दिया है, तो उनके संगठन के लिए वो कार्य कैसे करेंगे, उनकी मदद कैसे होगी, वो संचालन कैसे कर पाएंगे, इसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने क्या किया, 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन कर दिया। ठीक है, किसके लिए? क्या? सचिव के लिए, ताकि उनकी सहायता हो जाए, उनकी कार्य प्रणाली में सुधार आ जाए या उसको अच्छे से किया जा सके। ठीक है, इसके लिए 15 सदस्यों की एक परिषद का गठन किया। परिषद का अध्यक्ष कौन था? भारतीय सचिव। ठीक है, जो परिषद बनाई गई, जो पहला एक नया पद बनाया गया, एक पद का सृजन किया गया सचिव का, उसका पहला तो सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, प्लस वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। फिर क्या किया गया, इसी सचिव के कार्यकाल को सही से चलाने के लिए, कार्य जितने भी काम होते हैं वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए 15 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, एक संगठन बनाया गया, जो क्या परिषद का गठन किया। परिषद का अब इस परिषद का कौन होता था अध्यक्ष? एक भारतीय सचिव होता था। ठीक है, अब 1858 का उद्देश्य पढ़ते हैं हम। 1858 जो ये भारत सरकार अधिनियम आया था, इसका प्रमुख उद्देश्य था क्या? इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी को, ये क्या लिखा है, मशीनरी का लिखने लग गई मैं इसमें, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। अभी प्रशासन में जा रहे हो, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सब प्रशासन में जाने के लिए तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इनका 1858 का जो अधिनियम बना था, उसका मेन मुद्दा ये था, मेन उद्देश्य ये था, एक ऑब्जेक्टिव था, एम था, जो था वो ये था कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया जाए। प्रशासनिक मशीनरी का क्या मतलब है? किसी के घर का कामकाज देखने का मतलब नहीं था, उनका प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पे उनको नियंत्रण पाना था एक तरह सा, क्योंकि कंपनी ने कर लिया थी चीजें, बहुत जगह अपने कब्जे कर लिए थे, अब उनको सारी चीजों पे खुद का नियंत्रण चाहिए था। तो मेन इनका उद्देश्य इस अधिनियम को लाने का ये था कि उनको प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, उनके अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी थी। ठीक है, नोट इट डाउन। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब ये अधिनियम जब 1857 की क्रांति हुई ना, तो अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भाई अगर हमें इनके देश में रहना है और इन पर ही शासन करना है, तो हमें ऐसा करना होगा कि हमें इनके लोगों को मिला लेना होगा, है ना, इनका सहयोग प्राप्त करना होगा। क्योंकि देखो, अगर हम किसी पे राज कर रहे हैं, अगर हम उसकी कतई अगेंस्ट है, बिल्कुल अगेंस्ट है, तो क्या होगा, वो भी तो हमारा विद्रोह करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि वो सब लोग ही सहते रहेंगे। तो 1857 की क्रांति थे, उसने ये साबित किया कि भाई हर कोई नहीं सहेगा ना, कहीं कुछ लोग मजबूर थे, लाचार थे, कुछ सह रहे थे, तो कोई हमारे पास उग्रवादी लोग भी थे, है ना, जो फिर गुस्सैल लोग भी थे, है ना। तो कुछ क्रांतिकारियों ने जो क्रांति करी, उसकी वजह से इन्हें लगा कि भाई अब हमें ना ऐसा करना चाहिए कि अगर भारत पर शासन करना है तो हमें भारत के लोगों का सहयोग लेना होगा, भारत के लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। तो इन्होंने ना 3 सहयोग नीतियां बनाई, ठीक है, वो ताकि हम इनसे, भारतीयों से सहयोग प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने 3 सहयोग नीतियां बनाई थी। एक तो 1861, 1892 और 1909, 3 सहयोग नीतियां थी। 1861 की हो गई, 1892 की भी थी एक, और एक 1909 की भी थी। 3 नीति, तीनों क्या थी हमारी, ब्रिटिशर्स की भारतीयों से सहयोग नीति थी ना, भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने की सहयोग नीति थी। ठीक है, अब क्या था, जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, राजनीतिक और संवैधानिक दोनों रूपों से ये बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद रहा, या मतलब समझ लो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा, काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा ये वाला भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का। कैसे, इसके लिए हम पहले ये कर लेते हैं, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होगा, क्योंकि तीन बनी थी ना, सही हुई थी 1861, 1892 और 1909, लेकिन 1861 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। कैसे, तो इसकी पहले विशेषता देखो, उस समय क्या उन्होंने, क्या था इस अधिनियम की जो पहली बात थी, वो थी कि जब
कोई कानून बनाया जाएगा ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो अब क्या होगा कि भारतीय लोगों की जो उनका प्रतिनिधित्व करें, अब हमारे साथ क्या होता है, हमारे जो सांसद होते हैं हमारा प्रतिनिधित्व तो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रत्यक्ष चुनाव तो करते नहीं है कि हम जाके अपने मंत्री खुद चुन लेते हैं, जाके बता देते हैं कि भैया ऐसा करो ऐसा करो। हम तो अपने सांसद चुनते हैं, वो हमारे कौन होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं ना। प्रत्यक्ष रूप से हम राष्ट्रपति को चुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम प्रधानमंत्री को चुनते हैं, डायरेक्ट हम चुन लेते हैं। तो हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा होता है, तो हमारा सांसद कर रहा होता है ना। ठीक उसी तरह उन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो हम कानून बनाएंगे, ब्रिटिशर्स ने कहा इस अधिनियम में कि जो हम कानून बनाएंगे उसमें जो भारतीय लोग है ना उनके प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या हुआ इस समय जब उन्होंने ऐसा कर लिया कि अब हम भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व को भी इसमें मानेंगे, वो मतलब उनको भी रखा जाएगा, कम से कम बोलेंगे तो सही कुछ ना कुछ भारतीयों की तरफ से हो। इसलिए उन्होंने भी रखा था कि उन्हें बहुत रहम आ गया था कि भारतीयों की भी सुननी चाहिए, ऐसा नहीं था। उन्होंने लगा कि भाई अब ये विद्रोह ना करें, इसलिए इनको अपने साथ शामिल करना है। इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया इस अधिनियम में, जो कि ये था कि भारतीय लोगों को भी हम शामिल मतलब उनका सहयोग प्राप्त करें। बेसिकली ये था ताकि हम अच्छे से अपना राजपाट अच्छे से कर पाए। तो क्या कहते जो वहाँ के उस समय जो भी थे गवर्नर जनरल थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो अब राज्य जितने भी होंगे, जितने भी तो क्या ही होंगे, मतलब जो सारे तो आ नहीं पा रहे होंगे एकदम से ना, सारे को उनको इतना अच्छा तो नहीं थे, इतने लिबरल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रतिनिधि थे उन्होंने उनको शामिल किया। तो इसमें 2-3 लोगों को इन्होंने शामिल किया। जो पहली बैठक में जो पहली बार इन्होंने प्रतिनिधित्व शामिल किया था भारतीय लोगों का, उसमें 3 राज्य थे। एक तो पटियाला था, बोलूं या कर लोगे, लिखूं, बोलना पड़ेगा या ब्लैक बोर्ड पे लिख दूं, लिख लोगे? बोलो। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम की जो विशेषताएं थी वो पहली क्या है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये यूपीपीसीएस में ना पूछा जा सकता है आपसे, बताती हूँ कि किस रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, ठीक है, भारतीय बनारस के राजा, ठीक है, दूसरा पटियाला के महाराजा, तीसरा सर दिनकर राव को, है ना, सर दिनकर राव को इस अधिनियम में शामिल किया। किस किस को किया? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव को, इनको तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है, मनोनीत किया गया मतलब समझते हो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत देश में? मनोनीत किया गया, ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है। 1862 लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? 3 भारतीय, ठीक है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इसमें मनोनीत किया। 1862 की जो सहयोग समिति थी इसमें, समझ गए, इनको बुलाया गया कि हाँ भैया तुम भी बोल सकते हो, तुम्हारा भी इसमें मनोनीत किया जाता है, तुम्हारा भी इसमें चुनाव किया जाता है कि तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी अपनी बातें रख सकते हो, तुम भी सवाल जवाब शायद कर सकते हो, ऐसा कुछ, ठीक है। नोट डाउन करने जैसा कुछ है नहीं, देख लो फिर भी। दूसरी विशेषता बताया आपको, तो दूसरी विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दे दी।
विधायी शक्तियां दे दी तो इसका मतलब समझते हो क्या हो गया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, है ना। क्या क्या इस अधिनियम ने जो दूसरी विशेषता थी हमें पढ़ा है ना 1861 के अधिनियम की विशेषताएं, पहली विशेषताएं तो पढ़ चुके सहयोग नीति, दूसरी विशेषता है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसने विधायी शक्तियां दे दी इस अधिनियम ने। अब इससे क्या हुआ, इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे, मतलब कि थोड़ी शक्तियां इनके पास भी है, थोड़ी शक्तियां इनके पास भी है ना। हमारे पास आपने पढ़ा है विधानसभा विधान परिषद पढ़ा है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। इस अधिनियम की दूसरी विशेषता ये रही कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लेकिन ये क्या था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद है आप सभी को जो पढ़ा था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कह रहा था कि शक्तियों का केंद्रीकरण, है ना। उसमें क्या कहा था कि भाई कंपनी तुम साइड हो, अब सबका सब चीज कौन संभालेगा, हम ब्रिटिशर्स खुद संभालेंगे, है। तो 1773 का आपका रेगुलेटिंग एक्ट कहता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। 1861 में आके आपने एक अधिनियम बनाया जिसमें आपने मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां दे दी। अब क्या शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। तो ये क्या था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कतई खिलाफ था, अगेंस्ट में था, है ना। ये तो बिल्कुल उलट बात हो गई कि आप पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कह रहे हो कि शक्तियों का केंद्रीकरण होना चाहिए, अब आप प्रेसिडेंसीज को, बंबई और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसीज को आप विधायी शक्तियां दे रहे हो, तो क्या होगा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के ये बिल्कुल खिलाफ था। इसमें लिखने जैसा तो कुछ है नहीं, क्या ही लिखोगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें। तीसरी विशेषता, इस अधिनियम ने बंगाल, ठीक है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, है ना, और कहां पे, तीसरा क्या था, पंजाब, है ना। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, इनको इन्होंने विधायी शक्तियां दे दी, ठीक है। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन किया था उस टाइम आपसे कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ सकता है। यूपीपीसीएस क्या मतलब वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी आ सकता है, बट पीसीएस में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि उसमें आ सकता है। वो क्वेश्चन ये था कि लॉर्ड कैनिंग, वो जो पढ़ाया था ना सहयोग नीति में कि तीन राज्य के प्रतिनिधि को मनोनीत किया गया था, तो वो किसके टाइम पे किया गया था और किसने किया था, तो वो उसका आंसर था लॉर्ड कैनिंग, है। जो उस टाइम मैंने क्वेश्चन किया था ना कि इसका अभी मुझे याद है, याद दिला दिया करो भाई, ठीक है। क्या हुआ था इसमें, इन तीनों राज्यों में इसने क्या किया, विधान परिषदों का गठन कर दिया, ठीक है। विधान परिषद का गठन किया, ठीक है। अब वहां पे शुरुआत हो गई है ना, विकेंद्रीकरण हो गया है ना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण शुरू हो गया है ना, तो भाई सबका ही होगा, धीरे धीरे देखना क्या हुआ। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्या हो गया, विधान परिषद के गठन कर दिया गया। अच्छा, इनकी ईयर्स भी लिखवा दूं क्या, ठीक, कब कब हुआ था, मान लो कुछ पूछ ही लिया तो 1862, है ना, 1862 में हुआ इसका 1866 में हुआ, और पंजाब का कब हुआ था, 1887 में हुआ है क्या, 1862, 1866 और 1897 है ना, इसका 1897 में। ये तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया वैसे, लेकिन अगर आप इसका आंसर लिखते हो इन केस, तो फिर उसमें आप जितनी अच्छी नॉलेज लिख पाओ, जितने अच्छे से आप लिख पाओ, जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओ, वो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड दैट कि कभी भी आप जब मेंस का एग्जाम लिखें तो ये सोच के मत लिखें कि मैं एकदम हाई से लिखना शुरू करूं, हाई से बताऊं, क्योंकि सामने वाला तो चेक करो इतना बड़ा है, मतलब इतना अच्छा, इतनी बड़ी पोस्ट होगा, इतना इंटेलिजेंट, सब कुछ पता होगा नहीं। आपको ऐसा मान के चलना है कि ही और शी, मतलब जो भी आपका पेपर चेक कर रहा है वो जीरो है, उसको कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ उतना आएगा जितना आप समझा दोगे। आप अगर अच्छा समझाते हो उसे अच्छा समझ आ जाएगा, अगर आप उसे बिल्कुल बकवास समझाते हो तो उसे बकवास समझ में आएगा, ठीक है। आप उसको जज नहीं कर सकते कि बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उसको ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा। इसमें भी लिखने की कोई जरूरत होती है क्या, है, एक लाइन तो है, अच्छा समझने में लगे थे, गुड,
ठीक है, मेरा भी यही पर्पस है कि तुम यही समझ लिया करो। लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगी 1 सेकंड का, इधर आधे मिनट का, ठीक है। बट यहाँ पे आप यही याद करके चले जाओ, मेरा बस ये मेन पर्पस है कि आप यहाँ पढ़ो, इसलिए 4-4 बार रिपीट कर देती हूँ एक ही चीज को, ताकि आपको क्लियर रह जाए कि हाँ ये बस, ठीक है। इस अधिनियम की एक और विशेषता है, कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? 1861, है ना। चौथी विशेषता क्या है कि इसने क्या किया, वायसराय को, ठीक है, वायसराय को कौन सी शक्तियां दे दी? आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति दे दी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी, ठीक है, वायसराय को। वो भी कैसे? बिना काउंसिल से पूछे, बिना उनसे सलाह मशवरा किए, ये वायसराय को शक्तियां मिल गई इस अधिनियम के तहत कि वो आपातकाल की घोषणा कर सके, ठीक है, आपातकाल को इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, हमारे देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल में हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं लगता है? 1975 का इंदिरा गांधी जी के समय का आपातकाल याद है? इंदिरा गांधी जी ने लगवाया था 1975 में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। क्यों? बहुत डीप बात है, इसमें पढ़ेंगे कभी, अभी ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके, बाद में पढ़ लेंगे किसी दिन इसके लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज, ये वाली टॉपिक, आपातकाल वाला जो लगाया था ना 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो भी, मतलब पढ़ोगे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। राजनीति का इसमें ये नहीं है कि मैं उनका बड़ा फेवर ले रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, तो उसको पढ़ के आपको अच्छा लगेगा कि उसमें और भी बहुत सारे, ये नहीं कि आपातकाल की घोषणा कर दी बहुत अच्छी बात है, उसमें और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे, ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी, उन सारी चीजों से आपको समझ आएगा कि मतलब क्या था, ठीक है। तो क्या था, वायसराय को आपातकाल की घोषणा कर सके इस बात की शक्ति दे देगी। वो बिना काउंसिल को इन्फॉर्म किए, उनसे बिना निष्कर्ष लिए, उनसे बिना वार्तालाप किए, है ना, बिना बात विमर्श किए, उनसे ये घोषणा कर सकता था और अध्यादेश जारी कर सकता था, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अध्यादेश क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है ना। कैसा डॉक्यूमेंट होता है? क्या लिखा होता है? ठीक है, अध्यादेश जारी करता। और ये अध्यादेश कितने समय के लिए होता था? यह 6 महीने तक हो सकता था, ये अध्यादेश 6 महीने तक के लिए होता था। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? 4 के 4 मैं अभी पूछ लूं तो आपको आना चाहिए। इतना आराम से पढ़ा रही हूँ, इतना सही से पढ़ा रही हूँ, मतलब सही से इन द सेंस कि इतनी बार पढ़ा रही हूँ एक चीज को, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अभी तो इतना सारा पढ़ गया सब निकल गया। नहीं, मेरा भी बहुत है, मुझे ऑफिस भी जाना होता है, मुझे खुद की भी पढ़ाई करनी होती है। मैंने पढ़ा हुआ है, मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली से है वैसे तो, और मेरी ग्रेजुएशन जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। मेरी मास्टर्स है, वो भी पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है। मेरा बीएड जो है ना, उसमें भी मेरा टीचिंग सब्जेक्ट पता है क्या है? एसएसटी और इंग्लिश, ठीक है। तभी आपको समझ है। मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो पता क्या है? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए भी नहीं, मतलब अगर मैं इसको पढ़ा, मेरी कमांड जिस पे होगी मैं चाहती हूँ कि वही सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ ना, जिस पे जिसकी कमांड हो वही पढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता है कि कोई भी पढ़ा देता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट ने इसीलिए एक प्रोफेशनल स्किल रखी है ना, बीएड जैसी चीजें, बहुत सारी चीजें रखी हैं कि इंसान को पढ़ाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ा दे, हालांकि पढ़ा लेते हैं, होते हैं लोगों में टैलेंट, वो ऐसे भी पढ़ा लेते हैं बिना किसी स्किल के, बिना किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, बट स्टिल जो हाँ, मेरी क्वालिफिकेशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ग्रेजुएशन, मास्टर्स में मेरी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीएड में मेरा एसएसटी और इंग्लिश टीचिंग सब्जेक्ट है, सीटेट क्वालिफाइड है, हाँ सीटेट क्वालिफाइड है। राइट, आई एम वर्किंग एट इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स ऑफिस। मुझे लगता है छोड़ना पड़ जाएगा आप लोगों के लिए मुझे ऑफिस, है ना।
थक जाती हूँ, पहले ऑफिस जाओ फिर खुद पढ़ो फिर है ना देश के फ्यूचर को देखो तो छोड़ देंगे चौकरी करके, ऐसा लगेगा अगर कोई दिक्कत लगती है तो। अच्छा बातें कर रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या लीस्ट बट नॉट द लास्ट है, क्या होता था? क्या हो गया भाई, मार्कर नहीं चल रहा है, कम हो गया क्या? चलो ठीक है। इसने क्या किया, वायसराय को एक और शक्ति दी, वायसराय को एक और शक्ति दी, किस चीज के लिए? इसने कहा कि वायसराय गलत लिखा है, वायसराय, वायसराय, ठीक है। हाँ, इसने वायसराय को कुछ शक्तियां दी, मतलब पहले एक शक्ति दी थी जो आपने पढ़ा, अधिध्वज जारी करने के लिए, आपातकाल की घोषणा कराने के लिए। अब एक और शक्ति दी है कि इसमें है कि परिषद का जो कार्य संचालन होगा ना, ठीक है, वायसराय को शक्ति की कि परिषद का कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश ज्यादा से ज्यादा बना सकता है, ठीक है। जितने नियम और आदेश पहले थे उससे ज्यादा बना सकता है, इसका ये मतलब है, ठीक है। क्या है, वायसराय को शक्ति दी गई इस अधिनियम में कि परिषद का कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये कौन कर सकता है? वायसराय, वायसराय को शक्ति दी गई। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कौन था वहां का उस समय वायसराय? जब ये वाली चीजें हो रही थी ना, बार बार वायसराय गलत हो रहा, देख लो, पसंद ही नहीं आ रहे हमको अंग्रेज बिल्कुल भी। वायसराय किसको दी गई ये शक्तियां? वायसराय को। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने एक और काम किया, फिर उसको इतनी शक्तियां मिल गई ना, तो उसने ना 1859 में एक चीज प्रारंभ की, पोर्टफोलियो प्रणाली, ठीक है। क्या उसने किया? पोर्टफोलियो प्रणाली अपनाई, शुरू करी बेसिकली उसने पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू करी, ठीक है। और देखो इसको भी मान्यता दे दी गई, ठीक है, मान्यता दे दी गई। लॉर्ड कैनिंग को इतने शक्तियां दी थी जा रही है, इन्होंने पोर्टफोलियो प्रणाली कब शुरू करी थी? 19 में क्यों करेगा? 1959 या 1859? भाई 19 में कर ही नहीं सकता है ना, क्योंकि ये तो सारी चीजें आजादी के पहले की है, तो 1859 होगा, है ना। 1859 में क्या किया? पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करी, जिसको मान्यता भी मिल गई, ठीक है। यहीं पे आपका जो है ये अधिनियम, इसकी विशेषताएं खत्म हो जाती है। मैं किसी से भी बीच में पूछ लूंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है 1892 का अधिनियम पढ़ा है ना। अभी कौन सा पढ़ा था हमने? बताऊंगी मैं जब, और किसी को याद नहीं है, अगर ऐसा हुआ कि आप में से किसी को याद नहीं निकला तब मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। 1892 का भारत परिषद अधिनियम है ना, पूरा लिखूंगा भारत परिषद अधिनियम, लिख देते हो भैया, गलत ना कॉपी कर लो तुम लोग, आगे लिखूंगी ना भारत परिषद अधिनियम। हालांकि इससे कोई नहीं, इतना तो आप देगा, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हो यूपीएससी स्टूडेंट से। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट हो, मेरा यही मानना है कि जो मैं पढ़ाऊंगी ना उसमें से आपको डाउट नहीं होगा कभी भी, बाकी देखते हैं हो जाता है तो बताएंगे, है ना। चलो ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहता है? ये अधिनियम किसने पढ़ा हुआ है कुछ? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, ये जो इसकी पहली विशेषता मान लो या जो भी मान लो, इसमें जो किया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक है, विधान परिषद थे ना, विधान परिषदों में क्या किया गया? सदस्यों की संख्या, है ना, सदस्यों की संख्या और
और वो सदस्य कैसे थे? सदस्य ये जो थे ये गैर सरकारी थे, ठीक है, गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, ठीक है, बढ़ी, पर फिर भी बहुमत किसका होता था? सरकारी सदस्यों का, है ना। 6/4 का वोट कम से लगने लग गया मुझे। सरकारी, फिर भी सरकारी सदस्यों का बहुमत रहता था, है ना। अरे वोट बहुत बड़ा यार, बहुत लिखा रहेगा, बहुत सारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लिखने वाले लिखेंगे, लिख के क्यों पढ़ाना, है ना। मेरे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको सब कुछ मिल रहा है, और बाकी जितना ये देखो लिखा हुआ तो आपको इतनी मोटी मोटी किताब आपने देखी थी, जो मेरा कितनी भरी हुई है, इतनी भरी हुई है ना। लिखा हुआ तो हमारे पास सब कुछ है, हमें कोई बताने वाला चाहिए, है ना। चलो समझ आ गया। इसकी दूसरी विशेषताएं पढ़ लें हम। इसने क्या किया? इसने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि कर दी, ठीक है। इसने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की, और क्या हो गया आपसे कि इसे बजट पर बहस, है ना, बजट पर बहस करने, बजट पर बहस करने और कार्यपालिका से प्रश्न करने के लिए, अपॉइंट किया, है ना। अपॉइंट किया मतलब अधिकृत किया, है ना, ऐसे तो होगा, ठीक है। किस लिए? केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए, लिखो इतना, नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था, ठीक है। वायसराय की शक्तियों का प्रावधान देख रहे हो, वायसराय कितनी शक्तियां मिल रही हैं, वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। सारी शक्तियां वायसराय वायसराय वायसराय, कितनी शक्तियां मिल गई, है ना। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में जो 3 सहयोग समितियां बनी थी, उसी में तो पहली बार ऐसा हुआ था ना, लॉर्ड कैनिंग के समय तो हुआ था, 3 लोगों ने वहां पे वो किया था, याद है? पढ़ाया था, मैंने बोला था कि क्वेश्चन आ सकता है। मेमोरी बहुत अच्छी है वैसे तुम लोगों की, ना। चलो अब पढ़ेंगे 1909 का भारत अधिनियम। 3 अधिनियम में से हमने 2 पढ़ लिए, 3 सहयोग अधिनियम थे ना, सहयोग नीति वो अधिनियम ही थे ना। कौन कौन से? अभी हमने 1892 वाला पढ़ा ना, उससे पहले कौन सा पढ़ा था? 1861 वाला। अब कौन सा पढ़ेंगे? 1909 वाला, 1909 का, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है पता है? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये एक ही बंदे का नाम है? मार्ले मिंटो सुधार, ये कब का अधिनियम है? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। ये कितने लोग थे मार्ले मिंटो? 1 2 3 4 5, कितने ऑप्शन आ जाता है? मार्ले मिंटो, ऐसा तो ऑप्शन यूपीएससी बनाएगी, लेकिन मार्ले मिंटो कितने व्यक्ति थे? 2 ऑप्शन में आता है, 1 3 4, कितने लोग थे? ये 2 लोग थे, ठीक है। बट मार्ले मिंटो कभी ऐसे पढ़ा तो आपको लगा नहीं कभी जिंदगी में कि ये भाई ये तो ऐसा लगता है कि एक ही बंदे का नाम होगा, है ना। उस समय क्या था, एक थे लॉर्ड मार्ले
और दूसरे क्या थे, लॉर्ड मिंटो। ठीक है, इसलिए मार्ले मिंटो उन दोनों का सरनेम ले लिया। उस समय लॉर्ड मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। जो लॉर्ड मार्ले थे, ठीक है, लॉर्ड मार्ले ये इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। ठीक है, अच्छा जी, लॉर्ड मार्ले क्या थे, इंग्लैंड में भारत के सचिव थे। तो दूसरे क्या थे, लॉर्ड मिंटो, वो भारत में वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो। कितनी छोटी छोटी चीजें पता है क्यों पढ़ाई जा रही है आपको, कि कहीं आपसे कुछ रह ना जाए। ठीक है, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए, कहीं मुझसे कुछ ना छूट जाए जो मैं आपको ना बता पाऊं। पर मैं चाहती हूँ आपको पूरा बेस पता हो यार। अगर किसी ने आपको सेंटेंस दे दिया ना, आपको काखा वाखा सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, लॉर्ड मिंटो क्या थे, मिंटो नहीं मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक है, ये वायसराय में से रिवर गलत होगा क्या, चलो। अच्छा, ये क्या था, लॉर्ड मार्ले मिंटो था ना, मार्ले मिंटो सुधार। ये जो 1909 का अधिनियम है ना आपका, इसको किस नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो आपको सन पता होना चाहिए, 1909 है ना। मार्ले मिंटो सुधार, या तो ये ऐसे पूछ ले कि मार्ले मिंटो सुधार किस ईयर को कहा जाता है, किस अधिनियम को कहा जाता है, उसमें 2-4 ईयर दे दिया जाए, या फिर आपको ऐसे दे दिया जाए 1909 को, 1909 भारत परिषद अधिनियम को कौन सा वो कहा जाता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये याद होना चाहिए पूरा कि बेसिकली 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो को एक और चीज, मतलब निर्वाचन जो भी हमारे यहाँ सांप्रदायिक निर्वाचन हुए थे ना, उसका जनक भी कहा जाता है। अभी पढ़ेंगे आगे इसकी विशेषताएं में, मैं लिखे भी हूँ लेकिन यहाँ पे लिखने में भी लिखते हैं। चलो ठीक है, तो ये पढ़ने हैं क्या, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि हुई थी। जो इसकी पहली विशेषता क्या है, 1909 का जो अधिनियम था, वहां पर चल रहा है क्या, 1909 का जो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम, इसमें पहली विशेषता क्या थी कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार में काफी वृद्धि हो गई थी। ठीक है, क्योंकि पहले जो केंद्रीय परिषद की संख्या थी वो कितनी थी, पहले तो यहाँ पे 16 थी, फिर वो कितनी हो गई, 60 हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज हो गया है ना, ये बढ़ गई ना संख्या यहाँ की। पहले कितनी थी, 16 थी, अभी एकदम से 60 हो गई। तो क्या हुआ, जैसे वो काम कर रहे थे, जैसे वो शक्तियां दे रहे थे वायसराय को, तो वो तो बढ़ना है था ही। चलो ठीक है, ठीक है, बताएं आकार में वृद्धि। अब क्या हुआ, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। जो उनकी केंद्रीय परिषद होती थी वहां पे सरकारी बहुमत को तो बनाए ही रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सदस्यों की बहुमत कर दी। ठीक है, कि केंद्रीय परिषद में तो सरकारी बहुमत रहेगी, जो पहले से चलता आ रहा था। पहले क्या थी, जब उन्होंने कि वहां पे क्या थी, सरकारी लोग ज्यादातर कौन से होते थे, पहली बात तो ये अंग्रेजों के समय में ज्यादातर सरकारी लोग अंग्रेज ही होते थे, है ना। भारतीयों को तो सिविल सर्विसेज वाला पड़ा था ना, कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देने की, सरकारी नौकरियां करने की उनको परमिशन कब मिली। ठीक है, वैसे उस समय ज्यादातर लोग उनके सरकारी वही होते थे। स्टार्टिंग में तो पहले सरकारी लोग सारे अंग्रेजी होते थे, उसके बाद धीरे धीरे से करके थोड़े से लोग भारतीयों को भी मौका मिला, है ना। पता है सबसे पहला सिविल सेवक कौन बना था, भारतीय सिविल सेवक, बताओ, फिर मैं बताऊंगी। चलो हिंट दिया, टैगोर थे, लेकिन कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, कौन से टैगोर थे, क्या थे, बताओ। ठीक, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत। ठीक है, दोनों ही स्तरों पर विधान परिषदों का दायरा बढ़ाया गया। जाहिर सी बात है कि दोनों ही जो स्तरों पर था विधान परिषद का कार्य को दायरा बढ़ाया गया कि भाई पहले तुम इतने काम करते थे, अब तुम ये काम भी कर सकते हो, अब तुम्हारे पास इस चीज की भी शक्तियां। पहले मैं सिर्फ क्वालिटी बढ़ाती थी, पर अब मैं स्पेक्ट्रम भी बढ़ा सकती हूँ। तो क्या हुआ, मेरे पढ़ाने का दायरा बढ़ गया, है ना। सेम टू सेम ये चीज होगी, कल मैं लक्ष्मण पढ़ाती थी, मैं विपिन चंद्र भी पढ़ाने लग जाऊँ, तो मेरे पढ़ाने का दायरा बढ़ गया। सेम टू सेम इनके विधान परिषद का दायरा बढ़ाया गया। जैसे जैसे कि क्या हो गया, इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया इनको, बजट पर बहस करने की अधिकार दे दिया। अभी मैं थोड़ी देर पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना,
कि उनको कार्यपालिका से सवाल करने का अधिकार दे दिया गया था, बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत कर दिया गया था। ठीक है। तीसरा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे वो, चलो पहले ऐसे बताती हूँ कि ये जो समय आया था ना, इसमें क्या होता है कि भारत के जो लोग थे ना, भारतीय सदस्य, उनको भी यहाँ पे सदस्यता मिलने लग गई थी। यानी कि जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, इन्हें वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य ये थे। मतलब ये था जो कार्यपालिका थी उस समय की, वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, वहां पे जो सदस्य थे उसमें भारतीय सदस्य भी हो सकते थे। ये वो समय है। तो हमारे प्रथम लोग जो बने सदस्य को कौन थे? सत्येंद्र सत्तू ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। अगर ऐसे ठुकराने से, सब इंतकाम करने से लोग आईएएस बन जाए तो तुम लोग क्या कहोगे? भाई मुझे 4 बार ठुकरा दो, है भाई आईएएस बना दो। ऐसा नहीं होता है। चलो ठीक है, अपनी मेहनत से बनो, किसी को ठुकराने से मत बनो, अच्छे से पढ़ के बनो। ठीक है। हाँ, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ठीक है। इन्हें क्या बनाया गया था? इन्हें विधि का सदस्य भी बनाया गया था। ठीक है। जो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, इन्हें विधि का भी सदस्य बनाया गया था। ठीक है, विधि सदस्य। अब इस अधिनियम में एक और बात हुई थी। क्या हुआ था इस अधिनियम में ना? सांप्रदायिक चुनाव। सांप्रदायिक मतलब चुनाव का मतलब ये नहीं कि तुम हिंदू को दे दो, तुम मुस्लिम को दे दो, तुम जैन को, तुम, ये हो गया था कि यहाँ पे चुनाव के लिए अलग अलग वो कर दिए गए थे ना, चुनाव क्षेत्र बना दिए गए थे। ऐसे कि हिंदू लोग तुम, मतलब उन्होंने मांगा था, मांग थी उनकी, और ऐसा करा, उन्होंने मान लिया है, जो भी समझो है ना, उन्होंने किया कि जो मुस्लिम लोग थे वो यहाँ गए वोट डालने। अभी हम जो वोट डालने जाते हैं वहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेके जाते हैं नहीं ना, सभी लोग होते हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ क्या है, सांप्रदायिक चुनाव थोड़ी होते हैं हमारे यहाँ। उस समय ये सांप्रदायिक चुनाव था। ठीक है। तो जो, ठीक है, इस अधिनियम की एक और विशेषता है कि इस समय सांप्रदायिक चुनाव हुआ था। उस समय कौन था वायसराय? ये अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? मार्ले मिंटो की बात कर रहे हैं। तो कौन तो फिर यहाँ की, इनको जो है सांप्रदायिक चुनाव का जनक भी कहा जाता है। आपसे एक सवाल किया जा सकता है कि ये तो इंग्लैंड में थे, है ना, जो मार्ले लॉर्ड मार्ले थे, इंग्लैंड में भारत के सचिव थे उस समय। लेकिन मिंटो जो थे, लॉर्ड मिंटो, ये क्या थे? भारत के वायसराय थे। तो जो लॉर्ड मिंटो थे, इनको ही लॉर्ड मिंटो को, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक अगर पूछ लिया जाए, आपसे सवाल आ जाए कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव का जनक किसे कहा जाता है, और आपको ऑप्शन दिए जाते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, और अभी हम एक और पढ़ रहे थे ना, लॉर्ड कैनिंग, और चौथा दिया जाए आपको मार्ले मिंटो, या फिर एक ऑप्शन और दे दिया जाए आपको लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, है ना। मैं खुद इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ उस नाम में, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो। तो फिर इसमें आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? सीधी सी बात है, लॉर्ड मिंटो। इनके समय में ही इनको ही सांप्रदायिक चुनाव का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑल क्लियर? ये तो हमने पढ़ लिया था। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत शासन अधिनियम 1919, है ना। ये वाला तो उसका पिछले वाले का है ना, 1919 वाला, मार्ले मिंटो का। ये मार्ले मिंटो का चल रहा था ना। ये भारत, ये रह गया था ना एक पॉइंट, इसलिए नीचे नहीं आ रही थी जगह, तो ऊपर लिख दिया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919, ये क्या होगा? 20 अगस्त 1917 को ना पहली बार ब्रिटिशर्स ने घोषणा की थी। क्या घोषणा? पहली बार घोषणा की 20 अगस्त 1917 को, कि जो हमारा उद्देश्य है वो भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। पहली बार उन्होंने ये बात की घोषणा की। अब क्या हुआ? 1917 की बात है, 1917 में पहली बार उन्होंने घोषणा करी थी। उसके बाद 1919 अधिनियम आया। अब क्या हुआ? 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, जो कि लागू कब हुआ था? 1921 में, है ना। 1921 में लागू हुआ ये अधिनियम। ठीक है, 1917 में घोषणा होती है, 1919 में अधिनियम बनाया जाता है, और 1921 में लागू किया जाता है। अब इसको ना, ये जो 1919 वाला अधिनियम है ना, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1909 वाले को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता था ना, वैसे जो 1921 वाला है, इसे क्या कहा जाता है?
इसे क्या कहा जाता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? ये हम कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? 1919 वाला पढ़ रहे हैं ना। ये कौन सा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। 1909 वाला मार्लेमेंटो सुधार। 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना। 1909 मार्लेमेंटो, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या अच्छी बात है, मैंने एक बात बताई थी ना, थोड़ा एक ही लगता है, जैसे मार्लेमेंटो सुधार ऐसा लगता है एक ही बंदे का नाम होगा, वो दो थे। ये है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये भी दो हैं। अब इसमें क्या है, उसमें क्या था, जो लॉर्ड मार्ले थे वो क्या थे? वो इंग्लैंड के थे, है ना। इंग्लैंड में भारत के वो थे। और वो क्या थे, वो जो मार्ले लॉर्ड मिंटो के थे, भारत के वायसराय थे, ठीक है। इसी तरह जो यहाँ पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हैं, इनके नामों ने दुखी कर रखा है मुझे तो। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड। ये वाला सुधार था ये 1919 का, ये बताया कि लागू कब हुआ था? 1921 में लागू हुआ था, है ना। लिख दिया था नीचे में, फिर भी कहीं मिट गया हो तो। और बनाया कब गया था? 1919 में। जाना ही 1919 के नाम से ही जाता है, और 1921 में लागू हुआ था। अब क्या है, मॉन्टेग्यू क्या है? भारत के सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या है? भारत के वायसराय। मॉन्टेग्यू क्या है? भारत के सचिव। ये दो व्यक्ति है ना, ऐसे कर लो, भारत के सचिव, है ना। और ये क्या है? भारत के वायसराय। क्लियर है सबको? मार्लेमेंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है ना, एकदम क्लियर है सबको? वाय 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 वायसराय, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्लेमेंटो चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। 1909 1919 क्या अधिनियम था? इसमें क्या था? केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची को पहचाना गया और उनको अलग अलग किया गया, है ना। जो पहला उद्देश्य था या पहला विशेषता, उद्देश्य नहीं विशेषता थी, इसमें क्या है? केंद्रीय और प्रांतीय, है ना। द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई थी ना। केंद्रीय और प्रांतीय राज्य की अनुसूची में जो विषय आते हैं ना, हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? अनुसूची के विषयों को पृथक किया गया, पहचान कर, है ना। विषयों को पहले पहचाना गया होगा, समझा गया होगा, फिर उन्हें पृथक किया गया, पहचाना फिर पृथक किया। अब लाइन पूरी लिखने की तो जरूरत नहीं है कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों केंद्रीय और प्रांतीय अनुसूची के विषयों को पहचान कर फिर उन्हें पृथक किया गया है। इससे भी समझिए होगा, केंद्रीय प्रांतीय अनुसूची के विषयों को पहचान कर फिर पृथक कर दिया गया है। इससे क्या हो गया? केंद्र पर जो ज्यादा कार्यभार था ना, वो थोड़ा सा हल्का हो गया, है। अब इनको पहले क्या था? इनको सारा कुछ इनके अंडर आ रहा था ना। अब क्या हो गया? जब चीजें इनको सेपरेट हो गई कि भाई इतना तेरा इधर है, ये इस रिगार्डिंग आता है, ये इस रिगार्डिंग आता है, तो क्या होगा? अब इनको थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा इनको रहेगा। अब क्या होगा? इतने की जगह चीज कितनी होगी? इतनी होगी, है ना। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि केंद्र पे जो बोझ था, जो कार्य का भार था, वो क्या होगा? थोड़ा सा कम हुआ। तो बेसिकली ये हुआ कि अब हमारे पास जो हमारे पास अनुसूचियां हैं कि कौन से कार्य राज्य अनुसूची में आते हैं, कौन से कार्य हमारे केंद्र अनुसूची में आते हैं, और कौन से समवर्ती अनुसूची में आते हैं, है ना। ठीक है, ऐसी कितनी अनुसूचियां हमारे पास, और कितनी हमारे संविधान बनते वक्त थी। एक हमारा संविधान है, एक हमारा मूल संविधान है ना। संविधान में पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है। तो इनके केंद्रीय और प्रांतीय अनुसूची के विषयों को समझा गया, पहचाना गया, फिर उनको अलग कर दिया गया। इससे क्या हुआ? केंद्र पर जो भार था वो थोड़ा कम हो गया, ठीक है। इसकी नई विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता क्या है कि इसने प्रांतीय विषयों को दोबारा दो भागों में बांट दिया, है ना। यहीं से क्या हो गया? दोबारा से द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई, है ना। दोबारा से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई, जो कि क्या थी? काफी असफल रही, ठीक है। अब जो इन्हें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था दोबारा से, इनको क्या किया? दोबारा से यहाँ पे क्या हो गया? विकेंद्रीकरण हो गया था ना शक्तियों का। क्या था? पहले केंद्रीकरण हुआ था ना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, शक्तियों का केंद्रीकरण। उसके बाद आगे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। तो जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो प्रांतीय विषयों को दोबारा दो भागों में बांट दिया। और किस किस भागों में बांटा गया? एक हस्तांतरित,
एक में हस्तांतरित विषय रखे गए, एक में कुछ आरक्षित विषय रखे गए, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ रखे जाते हैं विषय, कुछ विषय हमारे राज्य अनुसूची में, कुछ केंद्र अनुसूची में और कुछ समवर्ती अनुसूची में। ठीक उसी तरह यहाँ पे दो तरह के विषयों में रखा गया, एक तो हस्तांतरित विषय थे और एक आरक्षित विषय थे। इसे क्या कहा गया, द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। और ये कैसी रही, ये प्रणाली असफल रही। ठीक है, हस्तांतरित विषयों पर कौन वो करता था, गवर्नर। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन रहता था। ठीक है, और ये कैसे चलाता था इसको, ये इसको उन मंत्रियों की मदद से चलाता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, अब जो आरक्षित विषय है इनको भी गवर्नर ही चलाता था। ठीक है, लेकिन कैसे, शासन किसका है, गवर्नर का शासन है, लेकिन वो किसकी मदद से चला रहा है इनको, कार्यपालिका की मदद से। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। क्या हुआ, इसने प्रांतीय विषय को दोबारा दो भागों में बांट दिया, दोबारा से केंद्रीकरण हो गया। यहाँ पे कुछ विषय गए हस्तांतरित में, कुछ गए आरक्षित में, कुछ विषय हस्तांतरित विषय कहलाया, कुछ आरक्षित विषय कहलाया। ठीक है, इसी प्रणाली को द्वैध शासन प्रणाली कहा गया, जो काफी असफल रही। अब हस्तांतरित विषयों को कौन देखता था, तो इसका शासन कौन होता था, गवर्नर होता था इसका शासन। अब वो कैसे कार्य करता था, ये उन मंत्रियों की मदद लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये कौन करता था, जो हस्तांतरित विषय देखता था। दूसरा कहते जो आरक्षित विषय था, आरक्षित विषय पर गवर्नर का शासन था, आरक्षित विषय पर गवर्नर का शासन होता, लेकिन वो किसकी मदद से इन कार्यों को करता था, वो उन मंत्रियों के कार्य मदद से कार्य करता जो कार्यपालिका में थे। ठीक है, उसका हो गया कि विधान परिषद का, इसका हो गया कार्यपालिका। इसी को कहा दिया गया द्वैध शासन प्रणाली, यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की हम दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता पढ़ते हैं। क्या है, पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था हुई। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे हमारे यहाँ क्या है, दो सदन है ना हमारे यहाँ भी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, वैसे ये द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की भी व्यवस्था की गई थी। ये कब हुआ, प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव की व्यवस्था कब हुई, 1919 में। ठीक है, इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से वायसराय के 6 कार्यकारी सदस्य थे, पहले पढ़ चुके हैं हम। वायसराय के 6 कार्यकारी, उसमें से क्या बोल दिया उन्होंने कि 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक है। ठीक है, जो 6 सदस्यों की कार्यकारी परिषद थी इसकी वायसराय की, इसमें क्या बोला उन्होंने कि 3 सदस्य अब इसमें से भारतीय होने ही होने चाहिए, पर इसमें एक कंडीशन है कि जो चीफ इन कमांडर होगा ना, चीफ इन कमांडर, वो फिर भी भारतीय नहीं होगा। ठीक है, 3 सदस्य तो आपके हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से चीफ इन कमांडर 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय तो हो जाएंगे और ये आवश्यक भी है, पर चीफ इन कमांडर फिर भी सिर्फ इधर से होगा, यानी कि ब्रिटिशर्स का होगा। नेक्स्ट, सांप्रदायिक आधार पर सिखों। ठीक है, अब क्या हुआ, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों, इनका क्या किया गया, पृथक निर्वाचन कराया गया। ठीक है, क्या हुआ, पृथक निर्वाचन कराया गया। आंग्ल भारतीय कौन से होते हैं, एंग्लो इंडियंस जानते हो, हमारे यहाँ जहाँ से मैं पढ़ी हूँ दिल्ली में दरियागंज में, वहाँ पे एंग्लो इंडियंस के स्कूल, एंग्लो इंडियन स्कूल था। एंग्लो इंडियंस उन्हें बोलते हैं जो अंग्रेज जब रहा करते थे, उन्होंने हमारे किसी इंडियन वुमेन से शादी करी और उनके जो बच्चे हुए वो क्या कहते हैं, वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार किया गया। इसका मतलब कि जो अब क्या हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हो गई, तो लोगों ने संपत्ति कर कि किसके पास संपत्ति कितनी है, कौन कर कितना देता है, कौन पढ़ा लिखा कितना है, इसके आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया। ठीक है, 1926 में क्या हुआ, एक सबसे अच्छी बात हुई, देखो इसमें अच्छी अच्छी बातें हो गई, इसीलिए इसको सुधार अधिनियम कहा गया। चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, लॉर्ड पार्लियामेंट 1919 का अधिनियम के बारे में इसमें रिपीट कराते हैं ताकि कोई ईयर याद रहे। ठीक है, ये 1919 का है, वो 1909 का था, लागू ये कब हुआ, 1921 में हुआ। ठीक है, उसमें कौन था, लॉर्ड पार्लियामेंट, और इसमें कौन है, उसमें मतलब लॉर्ड मार्टे और लॉर्ड मिंटो 2 जने थे, और इसमें 2 जने हैं
मॉन्टेग्यू और जेम्स वॉट, ठीक है। इसके आधार पर सीमित संख्या में लोगों का मताधिकार क्या, 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हो गया। ये सबसे अच्छी बात हुई कि यहाँ पे हमारे बाद अब 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। यूपीएससी जानते हो ना आप सभी लोग, इसी के लिए तो शायद पढ़ रहे हो, है ना। लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया। अच्छा मुझे एक सवाल कहता ना कि हमारे भारतीय सबसे पहले सिविल सर्विसेज में किसने एग्जाम दिया, किसने क्रैक किया, कौन बना, बताना सवाल, ठीक है। केंद्र, अब एक और चीज हुई, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग करा, ठीक है। इसमें क्या किया, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग रखा, ठीक है। अब एक और काम किया इन्होंने, एक वैधानिक आयोग का गठन किया, ठीक है। एक नया, एक और इसमें एक विशेषता है जो आती है, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य क्या था, इसका कार्य था कि 10 साल तक 10 साल की जांच करना, है ना। 10 साल की जांच के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। इसका ये काम था, के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ठीक है। Is it clear? Am I clear? Is there any doubt? Good. Should I repeat? All clear? Okay, fine. Okay. साइमन कमीशन, आप पढ़ेंगे क्या हम? साइमन कमीशन क्या था ये साइमन कमीशन? ब्रिटिश सरकार ने संविधान में भारत की स्थिति को जानने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया था, ठीक है। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने संविधान में भारत की स्थिति को जानने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। वो किसके अंडर किया गया था? सर जॉन साइमन, है ना। ये साइमन कमीशन जो था वो एक व्यक्ति का सरनेम है साइमन, आई थिंक, क्योंकि अगर सर जॉन साइमन है तो आई थिंक ये होना चाहिए साइमन, उसका सरनेम होगा व्हाटएवर इट इज, ठीक है, जॉन साइमन। इसको एक इन्होंने ये पूरी ब्रिटिशर्स ने जो जिम्मेदारी दी, जो आयोग बनाया, उसका गठन करा, वो इसके अंडर में करा, जॉन साइमन के अंडर में किया गया। और इसमें कितने लोग थे? 7 सदस्य संवैधानिक वैधानिक गठन था ये। वैधानिक और संवैधानिक ये सब चीजें तो समझते हो ना, बताया जाएगा, चलो नहीं समझते तो सब कुछ। हाँ, तो ये क्या था? 7 यार संवैधानिक और वैधानिक में गई तुम लोग 7 सदस्य थे, ठीक है। क्या था? 7 सदस्य थे। 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या जाना था कि भारतीय संविधान में भारतीय स्थिति कैसी है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन आयोग कहा गया था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता या बोलो कि ये जो काम कर रहा था, जो उसका वो था अध्यक्ष होगा ना, जो ग्रे कमीशन आयोग का गठन का अध्यक्ष होता है, क्या बोलेंगे उसको? अध्यक्ष होगा, हेड होगा, है ना। तो वो कमीशन साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन आयोग पड़ा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। 1930 में रिपोर्ट दी। पहली बात तो क्या थी कि जो साइमन कमीशन बनाया गया था ना, इसमें 7 के 7 सदस्य क्या थे? ब्रिटिशर्स थे, है ना। एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है, भारतीय भी नहीं था, सारे क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। तो एक बात बताओ, अगर हमारे लिए कोई चीज आप बना रहे हो और उसमें हम ही नहीं है, कोई और है, हम क्यों उसको एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता ने उसको मना किया, सब उसके खिलाफ हुए, ठीक है, कि हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि इसमें 7 के 7 सदस्य, अगर आप हमारे लिए कुछ बना रहे हो तो उसमें हमारा भी तो व्यू लेना चाहिए ना, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा भी तो जानना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहिए, सब कुछ उनसे समझना भी चाहिए, पूछना भी चाहिए था कि भाई तुम्हारे लिए करें सब। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, 7 के 7 सदस्य उन्होंने ब्रिटिशर्स रखे। तो इस बात से
भारतीय लोग नाराज थे, ठीक है, उनके विपक्ष में भी थे। अब क्या 1930 में रिपोर्ट साइमन जी ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत कर दी। उस रिपोर्ट में क्या कहा है इन्होंने कि द्वैध शासन प्रणाली जो है, ठीक है, ये चलती रहनी चाहिए। ब्रिटिश भारत का विस्तार होना चाहिए, ठीक है, ये था साइमन जी का कहना। और सांप्रदायिक निर्वाचन जो था, यानी कि पृथक निर्वाचन जो था, है ना, सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक जो निर्वाचन था, ये कंटिन्यू रहना चाहिए, यानी कि ये पृथक निर्वाचन चलते रहना चाहिए, ठीक है। ये रिपोर्ट का कहना था, जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसमें ये 3 बातें उसने कही थी। द्वैध शासन चलता रहना चाहिए, ब्रिटिश भारत का विस्तार होना चाहिए, और पृथक जो सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली थी ना, ये भी चलती रहनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये इसको सभी लोग मान लेंगे? नहीं मानेंगे, सब लोग इसका विरोध करेंगे। तो जब इन लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, अब ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत से, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जब उन्हें लगा कि भाई भारतीयों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश सरकार में समझते हो ना, मतलब ब्रिटिश भारत मतलब जब भारत हमारा है लेकिन उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है, ठीक है, इसलिए वो ब्रिटिश भारत हो गया, वरना भारत तो भारत ही है, भारत तो हमारा था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश, तो उन्होंने बोला ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ, ठीक है, जो भारतीय रियासतें थी हमारी प्रिंसीज, भारतीय रियासतें, जो भी इनका प्रतिनिधित्व करता है ना, उनसे गोलमेज सम्मेलन होंगे। 3 गोलमेज सम्मेलन होने की बात हुई थी, ठीक है, भारतीय सरकार, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतें, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन की बात कही गई थी यहीं पर। कब कही गई थी? जब उनको लग गया, उनसे बोला गया कि भाई ये बात किसी को समझ नहीं आई है, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी है जो आप कह रहे हो। तो साइमन कमीशन आप बनाते हो, उसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं होता, 7 के 7 सदस्य आपके ब्रिटिशर्स होते हैं। पहली बात तो यही कबूल नहीं थी किसी को। दूसरी बात क्या क्या इन्होंने बोला, दो शासन प्रणाली आपकी चालू रहनी चाहिए, ब्रिटिश भारत का विस्तार होता रहना चाहिए। ब्रिटिश भारत का भाई विस्तार क्यों? भारत का भारत स्वयं अपना विस्तार करेगा ना, तुम क्यों? फिर पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिकता के आधार पर जो पृथक निर्वाचन इन्होंने करे थे, इसका जनक कौन था? पृथक निर्वाचन का, पृथक निर्वाचन का जनक कौन था? ठीक है, तो फिर हाँ, ब्रिटिश सरकार पृथक निर्वाचन चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अब तो लोगों को पसंद नहीं आया, हम भारतीयों को पसंद नहीं आया किसी को भी, कि भाई कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा इस बात को, किसी ने भी नहीं किया। तो ब्रिटिश सरकार, उन्होंने बोला ब्रिटिश सरकार ने कि ठीक है, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और जितनी भी भारतीय रियासतें हैं उनके प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे हम 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन की बात की गई। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड, है ना। इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ना, रैमजे मैकडॉनल्ड, शायद रैमजे मैकडॉनल्ड था, क्या नाम था, मैकडॉनल्ड कुछ था, हाँ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रैमजे मैकडॉनल्ड ही था, मैकडॉनल्ड ना, मैकडॉनल्ड, ठीक है, रैमजे मैकडॉनल्ड थे। उन्होंने क्या किया, 1932 में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए, ठीक है, अल्पसंख्यक जानते हो आप लोग, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, के प्रतिनिधित्व के लिए
के लिए एक घोषणा थी, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड क्या था, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड थे। 1932 में उन्होंने एक अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को लेकर एक घोषणा की। अल्पसंख्यक मतलब जो संख्या में कम हो थोड़े, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, ईसाई, तो क्या होगा, जो सबसे कम है किसी एक एरिया में रहते हैं, पर ये सबसे कम है, ये अल्पसंख्यक हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इन्होंने इस अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के नाम पे यानी कि धर्म के नाम पे माना, सांप्रदायिकता के नाम पे कि ये अल्पसंख्यक है। तो जो अल्पसंख्यक थे ना, उनके लिए घोषणा की। क्या घोषणा थी? पहले क्या था, एक निर्वाचन क्षेत्र बना था ना, सिख, आंग्लों के लिए, यूरोपियंस के लिए, ऐसे कुछ कई लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे कि अलग अलग के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो हिंदू, मुस्लिम और मतलब जो भी था, एंग्लो इंडियन, आंग्लो यूरोपियंस जो भी था, सिख था, ईसाई थे, इन सबको तो अलग किया क्या। अब जो हिंदू में दलित थे ना, दलित, उनको भी अलग कर दिया। उनका तो निर्वाचन क्षेत्र ऑलरेडी पहले से अलग था, अब हिंदुओं में जो दलित थे उनको भी अलग कर दिया, ठीक है। इनके निर्वाचन क्षेत्र भी अलग करने की बात की। ये जो 1932 की घोषणा थी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने की थी, ये यही थी कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए जो घोषणा की थी, यही थी कि सबके निर्वाचन क्षेत्र अब अलग होंगे। अब क्या हुआ, आपको पता है कि हमारे गांधी जी वो इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी को ये बात कभी भी पसंद नहीं थी कि किसी भी तरह से लोगों को अलग किया जाए, तो वो इसके खिलाफ थे, ठीक है। जो निर्वाचन अलग अलग करने की बात हुई थी सांप्रदायिकता के आधार पर, तो वो बिल्कुल ही इसके खिलाफ थे। पर वो इस समय कहाँ थे? गांधी जी इस समय थे ऊना के जेल में। ऊना के वायदरा जेल था शायद, है ना, ऊना के वायदरा जेल में, ठीक है। वायदा या वायदरा क्या था? वायदा, वायदा जेल, एक बार देख लेना आप लोग भी, सब सही करेक्ट होना चाहिए, गलत मत लिख लेना। वायदा जेल में थे। अब इनको ये बहुत ज्यादा दुख हुआ, बहुत बुरा लगा उनको ये बात कि भाई ऐसा कैसे, क्योंकि वो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कुछ चीजें समझते नहीं थे, उनके लिए तो भाई देश था, सभी लोग एक बराबर थे, है ना। तो इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लेते कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करें, वो जेल में थे, कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक काम करना जरूरी समझा, उन्होंने क्या किया, वो यरवदा था, ये यरवदा है ना, यरवदा, वायरदा नहीं, यरवदा, उन्होंने पूना की यरवदा जेल में ही क्या किया, अनशन करा, ठीक है, कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो इसके सख्त खिलाफ थे, किसी भी तरह से लोगों को बांटा जाना, वो उनके सख्त खिलाफ थे। तो वो उन्होंने क्या किया, यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में। अगर कोई आपसे सवाल कर ले कि जब जब ये 1932 में ये वाला आयोग की गठन किया गया था और ये घोषणा की गई थी कि सबका निर्वाचन क्षेत्र अलग होगा, तो गांधी जी कहाँ थे? हो सकता, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, लंदन में थे, यूरोप में थे, कहाँ थे, पूना में थे, फिर पूना के कौन से जेल में थे, ऐसा भी हो सकता है, यरवदा जेल में थे, है ना। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अनशन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब मतलब उनका अनशन चला और इधर बातें हुई, ये हुई, ये इधर इन्होंने कही, इन्होंने अनशन किया था, क्या हुआ, एक बात निकल के आई, एक समझौता हुआ, ठीक है, कांग्रेस में। अच्छा, जब वो संविधान बना रहे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, उनका भी ऐसा कुछ मानना था कि चलो ठीक है, हम ना संविधान को कह रहे हो, दलित लोगों के लिए निर्वाचन क्षेत्र अलग कर दें, उनका भी ऐसा मानना था। तो लेकिन गांधी जी और उनके बीच में इसी बात पे सिर्फ एक छोटा सा टकराव था कि वो बिल्कुल भी अलग थे। उनका मानना था कि नहीं, इससे हम और विभाजन को बढ़ाएंगे, ना कि एक कर पाएंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के नेता, ठीक है, और दलितों के नेता, इनके बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ, ठीक है। क्या हुआ, समझौता, जिसे क्या बोला गया, जो ये दोनों के बीच में समझौता हुआ, इसको बोला गया था ऊना समझौता, ठीक है। ठीक है, इस समझौते में हुआ क्या था, इस समझौते में
हिंदुओं के लिए तो चुनाव क्षेत्र था ही, है ना, निर्वाचन क्षेत्र। पर दलितों के लिए भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था होगी। ठीक है, आई बात समझ में? पूरा पुनः समझौता क्या था कि एक सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड था, जिस जो क्या था, अवार्ड मतलब गिफ्ट नहीं था कुछ, ये कि आपको फीफा अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे। ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंसम मैकडॉनल्ड की एक क्या थी उनकी स्ट्रेटेजी तो नहीं थी, ये उनकी क्या बोला जाएगा इसको, उनके दिमाग की उपज थी, है ना। उन्होंने ऐसा करने की सोची, ऐसा चाहा, उनके खुद के ख्याल से, उनके खुद के थॉट्स से कि मे बी इट विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, 1932 अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने घोषणा की थी। जो घोषणा क्या थी कि आप सभी के चुनाव अलग अलग होंगे। इस पे क्या हुआ, गांधी जी को बहुत ज्यादा बुरा लगा, पर बुरा लगने के क्या था, वो दुखी थे, पर वो उस समय पूना के यवदा जेल में थे। वहां से उन्होंने अनशन किया। अनशन के बाद कांग्रेस के नेताओं और दलित के नेताओं के बीच में समझौता हुआ। जो समझौता क्या था, पूना समझौता। उस पूना समझौता में एक बात हुई कि हिंदुओं के चुनाव क्षेत्र तो है ही अलग, लेकिन अब से दलित क्षेत्रों के लिए भी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हो जाएंगे। तो भारतीय शासन व्यवस्था 1935 की जो पहली विशेषता है वो क्या है हमारे पास, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। इसमें क्या हुआ, केंद्र और इकाई के बीच 3 सूचियां, जो केंद्र और इकाई के बीच ना 3 सूचियों में बांटा। ठीक है, किस किस में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अच्छा, हमारे पास केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो पहले उनमें कुछ अलग, हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी वैसे पूछी जाए, अगर जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी और अभी कितनी अनुसूचियां हैं, ये बताया कुछ? मूल संविधान में बताया था, एक बार बात हुई है शायद क्लास लेते वक्त कि मूल संविधान और संविधान में कुछ फर्क है, जैसे कि गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस में फर्क है ना। चलो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका संविधान का ही है, तो फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब केंद्र सूची में आपके कितने विषय आ गए, 59, इसमें कितने आ गए, 54, इसमें कितने आ गए, 36। केंद्र सूची का क्या मतलब होता है कि जिसपे केंद्र का शासन हो। ठीक है, राज्य सूची का मतलब होता है जिसपे राज्य का, और समवर्ती सूची जो विषय दोनों पर आते हैं, है ना। शासन मतलब कि जिनके अंडर होता है। ठीक है, तो समवर्ती विषय में जो आते हैं विषय वो दोनों के होते हैं, केंद्र और राज्य दोनों के। ठीक है, अब क्या बोला, वैध शासन व्यवस्था समाप्त। अब इसमें क्या होता है, वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था। अच्छा एक बात हो, हम बार द्वैध बहुत ज्यादा द्वैध नहीं पढ़ गया। द्वैध का क्या मतलब है, द्वैध जो है ना वो एक यूनानी शब्द है। ठीक है, द्वैध क्या है, एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब क्या है, डाइआर्क। आर्क क्या है, डाइआर्क ना, यूनानी शब्द डाइआर्क से लिया गया था, है ना, जिसका मतलब है द्वैध, डाइआर्क। ठीक है, अब क्या इसमें क्या कह रहे थे, द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही थी। ठीक है, गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। अब उन्होंने क्या, इसमें क्या बोल दिया कि जो गवर्नर है ना उनको राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी जो मंत्री हैं उनकी सलाह पर काम करना आवश्यक होगा। गवर्नर जो भी काम करेगा वो राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना था उसको। ठीक है, अब क्या था, ये जो द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हुई और ये जो चीजें कही गई, ये 2 चीज कही ना कि गवर्नर को राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना होगा। ठीक है, ये शुरू कब हुई, 1937 में तो शुरू हुई और ये 1939 में खत्म हो गई। ठीक है, वो लोग ऐसा कर नहीं पाए, है ना। इन्होंने बहुत क्या बोला कि गवर्नर को, है ना, जिसको तुमने इतनी सारी शक्तियां दी, बोला राज्य विधान परिषद के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर, ठीक है, काम करना होगा। तीसरी, द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। ठीक है भैया, ये द्वैध शासन प्रणाली खत्म भी करते रहते हैं, बंद भी करते रहते हैं, इनका कुछ समझ नहीं आता है, कभी आरंभ कर देते हैं, कभी खत्म कर देते हैं। जैसे चैप्टर शुरू होगा तब से पता नहीं कितनी बार द्वैध शासन प्रणाली हमने पढ़ ली और कितनी बार इन्होंने खत्म कर दी, है ना। चलो फिर इन्होंने खत्म आरंभ कर दी।
अब इसमें क्या संघीय विषय को आरक्षित स्थानांतरित विषयों में बांटा गया। अच्छा ये तो हमने एक बार पढ़ा था ना कि कुछ विषय हस्तांतरित थे, कुछ क्या कहते हैं आरक्षित थे। तो द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ, संघीय विषय को आरक्षित स्थानांतरित विषयों में बांटा गया। ठीक है, ये दो जगह बांटे, कुछ विषय आरक्षित में चले गए और कुछ हस्तांतरित में चले गए। ठीक है, संघीय विषय को दो जगह बांटा गया ना, आरक्षित, कुछ आरक्षित विषय और कुछ हस्तांतरित विषय। नहीं भाई 2:30 बजे लेकिन नींद नहीं आ रही, कुछ ऐसे ही हुआ होगा। ऐसे आठ में मतलब ऐसे भी ना करो। चलो स्थानांतरित विषय में बांटा गया। नेक्स्ट 11 में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था, जो 11 राज्य थे उस समय 11 राज्य, ठीक है, 11 राज्यों में से क्या था, 6 में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, कौन कौन सी द्वैध शासन प्रणाली चल रही है ना, जैसे द्विसदनीय राज्यसभा लोकसभा। हमारे संसद में राज्यसभा लोकसभा है ना, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ, 11 में से 6 राज्य कैसे थे जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था हुई थी। उस 6 राज्य कौन से थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक, ये 6 ऐसे थे। अब एक और बात हुई, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर सभी लोगों का निर्वाचन क्षेत्र है ना, सभी का अलग निर्वाचन क्षेत्र हो गया। ये नहीं कि सिर्फ एक दो लोगों का होगा, आप जितने थे यहाँ पे धर्म वो सब अलग अलग। ठीक है, 1858 को भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। 1858 का जो भारत परिषद था ना, उसको भैया कर दिया गया समाप्त। हमने ऊपर पढ़ा था 1858 वाला वो। अब एक और नई चीज करेंगे, समाप्त करते करते किसी कुछ इन्होंने स्थापना भी करी हुआ है। भारत की जो साख व्यवस्था थी ना, साख और मुद्रा, साख मतलब क्या होता है, जो हमारी मुद्रा थी, जो कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, है ना, बैंक का काम ये होता है ना, आरबीआई का खासकर, और साथ में उधार कितना ले रखा है, किसको दे रखा है, ये सारी चीजों को देखने के लिए इन्होंने आरबीआई की व्यवस्था करी। ठीक है, एक चीज उन्होंने संघ न्यायालय की भी व्यवस्था करी थी। ठीक है, एकदम ये आ जाएगा 1937 में ना संघ न्यायालय की भी व्यवस्था हुई थी, इसको भी लिख लो। अच्छा बता दिया ना कि वो क्या था, डाई-आर्ट, ठीक है, यूनानी शब्द है वो। 1937 में संघ न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, कुछ कहीं पे जरा सा भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, एनी डाउट एनी टाइप ऑफ करेक्शन देन प्लीज आस्क मी। 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी। यहाँ नहीं लिखा है किसी को। 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना हुई थी, बोल देती हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो आरबीआई की स्थापना के बाद जो अगला पॉइंट लिखोगे वो लिख लेना 1937 में संघ न्यायालय की स्थापना। ठीक है, ऑनलाइन वाले चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड हो गई हूँ, बाकी आप लोग तो लिख ही रहे हैं। क्या ओके, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सबसे अच्छा भैया तुम्हें आजादी मिलने वाली है। ठीक है, रात को यहाँ पे भी 2 बज रहे हैं और वहाँ पे 12 बजे मिली थी, है यहाँ पे 2 बज गए, 2:30 बज गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, आजादी का दिन आया भैया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ठीक है, 20 फरवरी 1947 की बात आई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की, ठीक है, क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात कही। उसके बाद क्या इन्होंने बोला कि ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत की बागडोर भारतीय संभालेंगे, है ना, भारतीय संभालेंगे अपनी बागडोर, यानी कि शासन भारतीयों के हाथों में दे दिया जाएगा। पर अब क्या हुआ, जब इन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई अब तो तुम्हारा देश से जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो रहा है, अब तुम अपना शासन खुद संभालो। ऐसा में क्या हुआ, मुस्लिम लीग को गुस्सा आया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। ठीक है,
अब जब मुस्लिम लीग ने आंदोलन कर दिया, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें विभाजन की मांग थी, है ना, विभाजन की मांग कर रहे थे वो। तब ऐसे में क्या कहा फिर उन्होंने, लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा, उस समय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे हमारे आजादी के समय, करता था। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, ये अधिनियम 1946 का जो ये अधिनियम था, ये उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो इन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है, जो इन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा, ठीक है। क्या हो, तो ये बात समझ आई? दोबारा रिपीट करो। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। अब भारत लोग इसे संभाले, भारत की बागडोर भारतीयों के हाथ में। तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, वो खुश नहीं थे इस बात से, उन्हें गुस्सा आया क्योंकि उन्हें विभाजन की मांग थी, तो उन्होंने आंदोलन किया, उन्हें विभाजन चाहिए था। ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कहा कि ठीक है भाई, ये जो 1946 की जो बात कही गई थी, जो घोषणा की गई थी, ये उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी जो इनको नहीं मानना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर दी, ठीक है, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। अब जब ऐसी बातें हुई तो उन्होंने क्या किया, उस दिन का दिन कौन सा रहा था? 3 जून था ना, इसलिए तो उन्होंने उस दिन क्या, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, हमारी आजादी के समय ये थे वायसराय, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने क्या किया, एक नई योजना की पेश कर दी। क्या थी वो? विभाजन की योजना, है, विभाजन की योजना पेश कर दी। किसने कर दी? लॉर्ड माउंटबेटन ने योजना पेश की, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। अब कोई आपसे पूछ ले कि हमारी आजादी के समय या फिर उस समय जो ये हालात चल रहे हैं, जबकि ये बात हुई है 20 फरवरी 1947 में, क्लीमेंट एटली वाली बात जो हुई है, उस समय पूछने की कौन था आपका आखिरी, वैसे तो ऐसे ही बोला जाता है ना आखिरी, ऐसे ये वाला सवाल तो आया हुआ कई बार कि आखिरी वायसराय कौन था, तो वो फिर लॉर्ड माउंटबेटन ही था, ठीक। तो उन्होंने इस योजना को पेश किया। अब इसी योजना को क्या कहा गया? माउंटबेटन योजना, ठीक है, क्या बोला गया इसको? माउंटबेटन योजना। कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो आपको अभी तक समझ में आई हो? अब क्या हुआ, आगे सबको स्वीकार कर लिया आपने इस बात को, ठीक है। अगर आपने स्वीकार किया तो यहाँ पे अब क्या होगा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। आपने स्वीकार किया तो इन्होंने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है। कांग्रेस ने और मुस्लिम ने दोनों ने जो माउंटबेटन योजना थी, जो ये कह रही थी कि ठीक है, ये वाले 1946 वाली ये बातें उन लोगों पर लागू नहीं होंगी, उन राज्यों पर लागू नहीं होंगी जो इसको मानना नहीं चाहते हैं, जो इसको स्वीकार करना नहीं चाहते, ठीक है। तो इन्होंने, कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है भाई, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम मानना ही नहीं चाह रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कुछ विशेषताएं भी तो है ना, विशेषताएं हर चीज की पढ़ते आ रहे हैं, देखा था, ये भी पढ़ेंगे भाई। आजाद हो गए मिडनाइट, हाँ ये देखिए मिडनाइट से ज्यादा पहली तो बात ये, हम आजाद हुए तो भैया ब्रिटिश राज तो समाप्त होगा ही, ब्रिटिशर्स की छुट्टी क्या भैया बस चले गए वो किसी तरह, है। पाकिस्तान, भारत और दूसरी बात करें, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 2 डोमिनियन बनाए गए, 2 डोमिनियस राज्य थे आपस में, है ना, बिल्कुल सेपरेट बना थे कि भाई तुम पाकिस्तान तुम भारत, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया गया। जब ये हुआ ना कि अब बंटवारा हो गया, अब तुम आजाद हो गए, तो वायसराय का पद समाप्त किया गया, लेकिन गवर्नर जनरल का पद, ठीक है,
ये था गवर्नर जनरल का पद था। संविधान बनाने के इन्होंने क्या बोला, जब ये जानने लगे तो लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला कि भाई तुम्हें देखो इनको संविधान की जरूरत थी ऑब्वियसली। अब ये तो मतलब आजादी से पहले इनके दिमाग में चीजें आ गई थी कि हमें आजाद होना है और आजाद होने के हमें संविधान की भी जरूरत है। ये वाली सारी चीजें इन्होंने पहले से सोच ली थी कि हमें संविधान की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला लॉर्ड माउंटबेटन कि तुम्हें ना संविधान बनाने का अधिकार है। इस अधिकार के साथ तुम्हें एक और अधिकार है कि जैसे मान लो बहुत सारे जितने भी कंट्री है, तुम्हें अगर इस कंट्री का कुछ, इस कंट्री का कुछ, इस कंट्री का कुछ अगर कुछ भी समझ आता है, कुछ अच्छा लगता है, तो तुम किसी भी देश का संविधान को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। ये उन्होंने बोला था। देखो हमारा संविधान आयरलैंड पर आधारित है वैसे तो, लेकिन हमारे संविधान के स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें बहुत सारे देशों से ली गई है, ठीक है। कुछ चीज कहीं से ली गई है, राष्ट्रपति कहीं से लिया गया है, कुछ कहीं से लिया गया है ना, कार्यपालिका विधायिका, आगे बताएंगे, आगे जब पढ़ाएंगे ना कि कौन सी चीज कहाँ से ली गई है संविधान की। तो संविधान हमारा क्या है, मिला जुला है, क्योंकि हमने बहुत जगहों से लिया है, इसलिए हमारा संविधान इतना ज्यादा अच्छा है। जो बातें हमें जहाँ जिस देश की अच्छी लगी वहां की हमने उठा लिया, ठीक है। किसी एक देश का संविधान हमारे देश में नहीं है, ठीक है। जो हमको सबसे अच्छा लगा वो हमने ले लिया अपने संविधान में। नेक्स्ट, ब्रिटेन में भारत सचिव का पद भी समाप्त हो गया, ठीक है। ब्रिटेन में जो भारत सचिव का पद था ना वो भी समाप्त हो गया। कि क्या था, भारत सचिव का पद था ना, भारत का था लेकिन वो ब्रिटेन में था, ठीक है। भारत सचिव का पद आगे पढ़ा है आपने, समझ आ रहा होगा आपको। भारतीय रियासतों से ब्रिटिशर्स की समाप्ति, जो भारतीय रियासतें थी उनसे भी ब्रिटिशर्स की समाप्ति हो गई। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोली थी कि जिस राज्य को इन्होंने स्वतंत्र किया कि भाई जो राज्य हो जिसमें मिलना चाहते हो, जो राज्य जिधर जाना चाहता है ना, जिधर जाना चाहे उसके लिए स्वतंत्र है ना, क्योंकि हम तो अब तुम पर राज कर नहीं रहे हैं, ठीक है। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश की तो समाप्ति हो ही चुकी है। तो उन्होंने बोला कि जो राज्य जिधर जाना चाहे, मतलब अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हो तो या हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो ये तुम्हारी चॉइस होगी। इसमें ना लॉर्ड माउंटबेटन कुछ बोलेंगे ना कोई और कुछ बोलेंगे, और ऐसा ही हुआ भी, किसी ने कुछ बोला नहीं। जिसको जहाँ जाना था वहां गए सब लोग, बस 3 लोग बचे थे, राजा हरि सिंह जी यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, यही 3 थे जिन्होंने थोड़ा सा दुख दिया। उसके बाद कश्मीर ने थोड़ा ज्यादा दुख दे दिया, बाकी सब ठीक था, ठीक है। हरि सिंह जी थे ना कश्मीर में, उनसे मिलने में थोड़ी दिक्कत हो गई, ना वो पाकिस्तान में मिल पाए ना वो हिंदुस्तान में मिल पाए, बेचारे स्वतंत्र रहना चाहते थे, दिक्कत हो गई इसके चक्कर में। एक दो बातें और हैं जो हम पढ़ लेते हैं बस, इसके बाद ये चैप्टर खत्म। कल संविधान का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसने क्या किया, शाही उपाधि थी ना भारत का सम्राट, है ना, शाही उपाधि भारत का सम्राट, इसे समाप्त किया, ठीक है, समाप्त कर दिया कि अब ये नहीं रहेगा भाई। अच्छा किया, शाही उपाधि भारत का सम्राट का तुम नहीं हो, तुम चले गए। पहली बार तो तुम ऐसे भी नहीं थे, लेकिन फिर ठीक है कब्जा कर रखा था ना। अब इसने एक और काम किया, भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में जो नियुक्तियां होती थी ना, जो सिविल सर्विसेज में नियुक्तियां होती थी भारत के राज्य सचिव द्वारा, भारत के राज्य सचिव द्वारा, ठीक है, जो नियुक्तियां होती थी किसने, भारत के राज्य सचिव द्वारा जो नियुक्तियां होती थी किसके लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, उनमें वो पदों का आरक्षण करते थे ना, जो नियुक्तियां होती थी सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। उनमें आरक्षण, उनमें आरक्षण समाप्त, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है।
अब क्या 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि को 1947 को आपका भारत देश आजाद हो गया। ठीक है, फाइनली मध्य रात्रि है ना, इसलिए 14-15 बोल दिया, 14-15 अगस्त है ना। वैसे तो 15 अगस्त की है हमारा आजादी, मध्य रात्रि 12 बजे, इसलिए वो हो गया 15 अगस्त, भारत स्वतंत्र हो गया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हो गया। ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? अब सभी को समझ आ रहा है? कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी कर सकते हो। अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही हो, कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा हो तो बता दो। ठीक है, देखिए स्मार्ट, देखो एम लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जहाँ पे ना नोट्स बनाना बड़ी 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 कठिन बात है कि नोट्स नहीं बन सकते। कुछ क्यों नहीं बन सकते भाई, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको ऐसे पढ़ाना ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसकी हर एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ समझ भी आ जाए, आपको सब कुछ पढ़ा भी दिया जाए और कुछ छूटे भी ना, इस सब में ना थोड़ी सी बहुत ज्यादा वाली मेहनत लगती है ना, कि आपको कैसे ऐसे पढ़ाया जाए कि आपको एज इट इज लाइनें लानी भी ना पड़े और आपको सब कुछ पता भी चल जाए। ठीक है, तो होपफुली आपका ये पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ आ गया होगा अच्छे से। कल नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका संविधान का। मेरा तो फेवरेट चैप्टर है वो संविधान, मजा आएगा पढ़ने में। तो आप लोग देख लेंगे ना, इसमें से कोई क्वेरीज होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर देना, इसी वीडियो में कमेंट कर देना, आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे। और आप तो खैर ऑफलाइन पूछ रहे हो, इसको कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है तो ये चैप्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।